Hello friends, welcome back to your channel UPSC Decoded. I am your very own Shailendra sir and I am very happy to see you once again on the channel. तो दोस्तों आज हम एंशिएंट इंडिया फोर्थ चैप्टर दैट इज राइज ऑफ द किंगडम ऑफ मगध पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 की शुरुआत हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर दी थी, जिसमें हमने 16 महाजनपद को डिस्कस किया था, किस तरीके से उनके बीच में कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन एक विनर जीतता है जिसका नाम है मगध महाजनपद। And Magad Mahajanpad slowly and gradually it emerges as a big powerful kingdom, first under Bimbisar and then under his son Ajatashatru. This is a bit more about me. I'm an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants like you. And also don't forget to subscribe to UPSC Decoded. दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो because we human beings have a tendency of procrastinating things and then forgetting things. बहुत सारे important initiatives आने वाले हैं चैनल पे and the initiatives are geared in such a manner which save you a lot of time. इस तरीके के हमने initiatives रखे हैं ताकि आपका maximum time बच पाए, because बहुत सारा ही UPSC में पढ़ने को है और एक ही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो बाकी चीज़ें कवर नहीं होंगी. Now you can also follow us on our social media handles where we post one question from UPSC previous year's question papers every single day. Plus we also keep you posted about all the important updates regarding UPSC exam and any tips, strategies, etc. also. तो दोस्तों अपनी प्रोग्रेस को पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन है लास्ट पार्ट से, पार्ट 1 से, विच इज Who among the following rulers shifted the capital of Magad from Rajgir to Patliputra? इनमें से किन रूलर्स ने मगध की कैपिटल राजगीर से उसको ट्रांसफर किया, शिफ्ट किया पाटलिपुत्रा में? सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बेसिक है. अगर बेसिक ही नहीं पता तो कैसे आगे एडवांस्ड मटेरियल करोगे? सो द ऑप्शंस आर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन एंड महापद्मा नंदा. आप मुझे आंसर्स में बताइए, आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन रूलर था जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया. तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की विदाउट वेटिंग एनी फर्दर. राइज ऑफ द किंगडम ऑफ मगध पार्ट 2. राइज हमने ऑलरेडी कर लिया था. इस पार्ट में हम कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखेंगे. वी विल सी व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दैट द इंडियन सोसाइटी अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली मगध वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास में आपको पता है किस तरीके से मगध एम्पायर एग्जिस्टेंस में आ गया था, स्टार्ट हो गई थी. इट वाजंट अ बिग एम्पायर एज सच बट एटलीस्ट किंगडम तो बन ही गया था उस टाइम तक. तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली समय के साथ एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट चेंज्ड वाज द पोजीशन ऑफ किंग. आपको पता होगा किस तरीके से वैदिक पीरियड में जो किंग की पोजीशन थी, इट वाज नॉट अ किंग एक्चुअली, ही वाज जस्ट अ चीफ. ही वाज जस्ट अ चीफ. And even if you want to call him a king, he was just a very petty king because he did not have much powers. Power लोगों के पास थी because ultimately king और chief was one amongst his people. बहुत ज़्यादा powerful नहीं था. He had to take the concurrence of his people. He had to take the concurrence of the tribal assemblies जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, सभाज एंड समिति. I hope you remember. You remember or not? सभाज एंड समिति. तो चीफ्स को, ट्राइबल चीफ्स को उनकी कंकरेंस लेनी पड़ती थी, सहमति लेनी पड़ती थी, उनकी सहमति से फैसले हुआ करते थे. एंड ही वॉज नॉट वेरी पावरफुल, ही वॉज नॉट एन ऑटोक्रेट. ऑटोक्रेट मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी मर्जी, किंग की मर्जी, वो कुछ भी करे, हिज वर्ड वुड नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनीवन. तो समय के साथ क्या होता है, समाज में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इंडियन सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस किन वजह से आते हैं ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है. और वो चेंजेस आते हैं बेसिकली द यूज़ ऑफ आयरन, एंड यूज़ ऑफ आयरन फैसिलिटेट्स व्हाट, सरप्लस फूड ग्रेन्स. आयरन के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, आयरन प्लोशेयर है या बाकी जो इम्प्लीमेंट्स भी हैं, उनकी वजह से सबसे पहले तो फॉरेस्ट क्लियर कर सकते थे इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैड थिक जंगल्स. ये जो इलाका देख रहे हैं, इस यहाँ पे बहुत थिक घने जंगल हुआ करते थे और उनको आप ब्रॉन्ज एक्स से नहीं काट सकते थे या बहुत स्लो प्रोसेस होगा. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू यूज दीज इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज बिकॉज दे वर मैलिएबल.
बट आयरन बीइंग अ हार्ड मेटल, जब आयरन की डिस्कवरी हो गई और उसके बाद रैपिडली उसका यूसेज हुआ तो जंगल क्लियर होने लगे, प्लोशेयर यूज होने लगे, दैट इज हल मेड ऑफ आयरन. The tip was of iron and the implements also began to be used that were made of iron, और उस वजह से ज़्यादा अच्छी सॉइल की फर्टिलिटी होने लगी, ज़्यादा बम्पर हार्वेस्ट होने लगा. और आपको पता भी होगा कि ये वाला जो इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ गॉट मोर प्रेसिपिटेशन इवन नाउ आज की डेट में भी जो बारिश होती है इस इलाके में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. सो ये जो आइसोहाइट का कॉन्सेप्ट आप देखना ज्योग्राफी में, एक बार आप सर्च करना और मुझे बताना कमेंट में आइसोहाइट क्या होता है. आइसोहाइट, सो दिस इज अ लाइन विच सेपरेट दीज टू एरियाज. तो ज़्यादा बारिश होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी है सॉइल की, उसके बाद आयरन प्लोशेयर यूज हो रहा है, देर इज मच मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, सरप्लस होता है, और वो सरप्लस धीरे धीरे किंग यूज करना स्टार्ट कर देता है. बिकॉज वेस्टर्न पार्ट में जब तक इंडो आर्यंस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लिमिटेड थे, तो एक तो आयरन वेपन्स यूज नहीं करते थे, आयरन टूल्स यूज नहीं करते थे, सॉइल की फर्टिलिटी कम थी, बारिश कम होती थी, एंड एग्रीकल्चर में भी उनका फोकस नहीं था बिकॉज दे वर नोमैडिक हर्डर्स, सेमी नोमैडिक पीपल. धीरे धीरे सरप्लस फूड ग्रेन्स आने लगा, किंग को टैक्सेस मिलने लगे एंड किंग बिकेम वेरी पावरफुल. प्लस एक और चीज़ ने किंग की पोजीशन को फैसिलिटेट करवाया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवाया, वो थे ब्राह्मण्स. बिकॉज ब्राह्मण्स began to emerge as a very powerful group who could now challenge the position of the king, and they became so indispensable to the king that उनके बगैर किंग की लेजिटिमेसी नहीं थी समाज में, सोसाइटी में. और किंग को ब्राह्मण्स की मदद लेनी होती थी टू कंडक्ट दी सेरेमनीज, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस. बिकॉज तभी ब्राह्मण्स अगर सैक्रिफाइसेस करेंगे तो ब्राह्मण्स बोलेंगे कि जो राजा है वो भगवान का अवतार है, और जनता उस टाइम पे मान लिया करती थी कि राजा सच में भगवान का अवतार है, बिकॉज जो पंडित जी बोलेंगे वो जनता मानेगी. तो धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने किंग की पोजीशन स्ट्रॉन्ग की और किंग ने ब्राह्मण्स को एक गिफ्ट्स हैं वो देना शुरू कर दिया. सो देयर वाज दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द ब्राह्मण्स. सो इस तरीके से ब्राह्मण्स की पोजीशन भी स्ट्रांग हो गई टाइम के साथ, बिकॉज बिना ब्राह्मण के किंग का कोई वैल्यू नहीं है. और जब किंग है और उसकी प्रॉपर्टी है, टैक्सेस है, रेवेन्यू है, तभी ब्राह्मण का भी एग्जिस्टेंस है. तो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू upper caste during this time of the Indian society. अब करते हैं बात टैक्सेस की. थोड़ा सा आइडिया आपको ऑलरेडी लग गया होगा जो मैंने सरप्लस की बात की. तो बिना टैक्सेस के तो कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती. आज भी अगर आप देखोगे तो बिना टैक्स के कोई भी सरकार बहुत परेशान रहती है. और इंडिया में एक प्रॉब्लम यह है कि टैक्सेस बहुत कम है, इसलिए जो हमारा लैटिट्यूड है गवर्नमेंट का, जो स्कोप है खर्च करने का, वो भी काफ़ी लिमिटेड है. जितने ज़्यादा टैक्सेस उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, उतने ज़्यादा रिच लोग, उतने ज़्यादा प्रॉस्पेरस सोसाइटी. सो टैक्सेस की शुरुआत, जो फिक्स टैक्सेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज वैदिक टाइम में टैक्सेस बेसिकली बलि हुआ करते थे, दैट इज वॉलंटरी सैक्रिफाइस. व्हाट वाज बलि? वी डिड दैट इन द वैदिक पीरियड, राइट? दिस इज वॉलंटरी सैक्रिफाइस और वॉलंटरी प्रेजेंट. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बलि. वॉलंटरी हुआ करता था वैदिक टाइम में, बट अभी किंग की पोजीशन हो गई है बहुत स्ट्रॉन्ग और लोगों को टैक्सेस देना ही पड़ेगा. किसान अगर खेती कर रहे हैं वो ये नहीं बोल सकते कि ठीक है नहीं दे रहे और वी डोंट हैव द टैक्सेस विद अस, दे विल हैव टू गिव 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. सो दिस इज द चेंज दैट comes about during this time. I hope you are understanding and appreciating the change that happens in this particular period as against the structure that existed during the Vedic times. इस तरीके से जो एक्चुअल जो किंगडम है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है इस समय में. इन द बिगनिंग टैक्सेस और पेड इन काइंड जो शुरुआत होती है वो काइंड से होती है. काइंड मतलब अगर किसान खेती कर रहा है, जो क्रॉप हुई, पैडी हुई फॉर एग्जाम्पल, तो पैडी का 1/6 सीधे किंग के ऑफिसर्स को दे दिया. या गेहूं की अगर फसल है तो उसमें से 1/6 ऑफ व्हीट दैट इज गिवन डायरेक्टली टू द ऑफिसर्स ऑफ द किंग. धीरे धीरे जैसे जैसे मेटल करेंसी आने लगा, शुरुआत हुई, तो उसके बाद फिर उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो काइन में पे कर सकते थे या
कॉइन्स में, मनी में पे कर सकते थे। बिकॉज ये वाला जो टाइम है वो बार्टर सिस्टम वाला टाइम है और इसलिए मेटल करेंसी अभी नहीं आई थी या अभी शुरू ही हुई थी मेटल करेंसी आना, एंड as such it was not much in circulation. It was the job of some of these officers to go to the village, measure the fields and to make a record of the amount of grain which the peasant produced. So किंग के जो ऑफिसर्स हैं वो गांव में जाया करते थे और मेजर किया करते थे जो उनका फील्ड वगैरह है, कैलकुलेशन किया करते थे कि इतना इस सीजन में हार्वेस्ट होने वाली है और उसके बेसिस पे टैक्सेस लेवी किया करते थे। और जब हार्वेस्ट हो जाया करती थी तो गांव में जाके टैक्स कलेक्ट किया करते थे। एसेंशियली द सिस्टम दैट एग्जिस्टेड राइट अंटिल द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड तक लगभग ये वाला जो सिस्टम है वो चलता रहा। एसेंशियली ये जो सिस्टम इस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए लगभग फिक्स हो गया। बिकॉज इससे पहले तो इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, बिकॉज कोई किंग नहीं हुआ करता था, कोई ऑटोक्रेट नहीं हुआ करता था, उससे पहले सिर्फ ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे। So I hope you are able to appreciate the very solid and fundamental changes that are happening during this time, जो बहुत लंबे समय तक चलेंगे, जो right up to modern times तक चलेंगे। Each village had a village headman who acted as a link between the king and the peasant. So किंग हुआ करता था टॉप पे, किंग अपने ऑफिसर्स को भेजा करता था, ऑफिशियल्स को ग्राउंड लेवल पे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, और एक टीयर हुआ होता था विलेज हेडमैन, मुखिया, सरपंच, एंड फाइनली वी हैड द पीपल इन द विलेज. So this village headman, he acted as this interface between the king and the people through officials. So he was the sort of link between these two strata. किंग या जो ऑफिशियल्स हैं वो कैसे लोगों से इंटरैक्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑल थ्रू विलेज हेडमैन। बिकॉज जो लोग हैं वो जितने भी टैक्सेस हैं वो विलेज हेडमैन को सौंप दिया करते थे, और जो ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्टली विलेज हेडमैन से टैक्सेस कलेक्ट कर लिया करते थे। या कोई जो रूल्स वगैरह जो भी नए कुछ इस तरीके के डिक्लेरेशन है, ऐलान वगैरह है, तो ऑफिशियल्स विलेज हेडमैन को पास ऑन कर दिया करते थे मैसेज, एंड ही यूज्ड टू पास ऑन द मैसेज टू हिज पीपल। तो इस तरीके से वो इंटरेक्शन चलता रहता था टॉप और बॉटम में। अब बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, किस तरीके से इस टाइम में एक बहुत ही नई चीज़ की शुरुआत हुई, और वो नॉवल जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड मनी। इससे पहले का समय बार्टर सिस्टम में चलता था, दैट इज टू एक्सचेंज वन आइटम विद अनदर। आपके पास गेहूं है, आप पेजेंट हो, आप फार्मर हो, आप उसको ट्रेड कर सकते हो कारपेंटर से। अगर आपको कुछ इस तरीके का वुडन स्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, या मेटल स्मिथ से, आयरन स्मिथ से कोई लोहे के औजार वगैरह चाहिए, सो दिस वाज द बार्टर सिस्टम। बट विद द एडवेंट ऑफ मनी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होने लगे, दैट ट्रेड एंड कॉमर्स बिगैन टू फ्लरिश। ये कहा जाता है कि लगभग 6th-7th century BC, this was the time when the first usage of metal currency, the coin currency happened in India। उस टाइम पे बहुत क्रूड किस्म के, बहुत बेसिक किस्म के, रॉ किस्म के सिक्के हुआ करते थे। इट वॉजंट अ वेरी एडवांस्ड, वेरी पॉलिश sort of metal currency that the people used to use. So it was sort of crude pieces of silver and copper with a design punched on them. So punched mark coin हुआ करते थे। तो जो मेटल के सिक्के छोटे छोटे, generally square in form or like this, you can see these pictures over here, and they have punch marks over them, ऊपर से पंच किया हुआ है उनको। तो इस तरीके के सिक्के फर्स्ट टाइम सर्कुलेट होने लगे, और धीरे धीरे इसकी वजह से लोग ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स करने लगे, और ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होगा तो you know that it would lead to the rise of towns, the rise of a lot of important towns that are in existence, some of them even today. I will just show you the map, and you can see that this was the time when a lot of cities came into existence for the first time. एक हड़प्पन civilization का urbanization period था, this is urbanization 2.0। लगभग 1500 साल बाद दूसरा urbanization का phase इंडिया में शुरू हो रहा है। So you can see that these important cities and towns popped up during this time. So you can see तक्षशिला से लेके सकाल and हस्तिनापुर, अहिछत्रा, मथुरा, Ujjaini is an important city even now.
भरूकच जिसको भरूच बोलते हैं, आज भी भरूच एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। इस तरीके से कई सारे जो सिटीज़ इमर्ज हो के आए, सम ऑफ देम दे हैव डाइड डाउन, कई सारे समय के साथ डीके हो गए, डिक्लाइन हो गए। फॉर एग्जाम्पल श्रावस्ती बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अयोध्या इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उसी तरीके से वैशाली इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट आज इनका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। बाकी जो कुछ सिटीज़ हैं वो कंटिन्यू कर गए, दे सर्वाइव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। पाटलिपुत्रा विच इज़ पटना, मथुरा एंड भरूच इज़ देयर, सो ऑल दीज सिटीज़ दे कंटिन्यूड। सो यू कैन इमेजिन कि हमारी जो लेगेसी है कितनी पुरानी है। तो जब ट्रेड एंड कॉमर्स फैला तो नए नए आर्टिसंस एग्जिस्टेंस में आए, और जो आर्टिसंस ने अपने गिल्ड्स बनाना शुरू कर दिए, दैट इज देयर ओन ग्रुप्स दे यूज्ड टू मेक एंड दे यूज्ड टू लिव टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता रहा तो उस लोकेलिटी की वैल्यू बढ़ने लगी, ज़्यादा लोग होने लग गए वहाँ पे, बाकी जो आर्टिसंस हैं, बाकी जो वर्कर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा होने लग गए। और उस वजह से जो छोटा सा सेटलमेंट हुआ करता था, छोटा सा ट्रेडिंग गांव हुआ करता था, वो बन के एक सिटी बन गया, एक टाउन बन गया। दे वर रिगार्डेड एज अ कास्ट, सो ईच ऑफ दीज आर्टिसन गिल्ड with the passage of time, as it became hereditary, the work and profession became hereditary, father to son। अगर father let's say iron smith है तो son भी iron smith होगा, father carpenter है तो son भी carpenter होगा। तो इस तरीके से वो hereditary बन गया, to the extent that धीरे धीरे वो particular क्राफ्ट्समैन का कैटेगरी, वो पर्टिकुलर आर्टिसंस या वो पर्टिकुलर वीवर्स है कैटेगरी एक कास्ट ही बन गया। और then the people could not intermarry between one another, not necessarily they were of the same ethnicity। प्लीज इस कंफ्यूजन में मत रहना कि वो एक ही एंसेस्ट्री के थे, एक ही एथनिसिटी के से। ऐसा हो सकता है 3-4 लोग पहले उन्होंने एक काम करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने और ज्वाइन कर लिया, एक गिल्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया, और समय के साथ वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि उनके सन्स भी वही काम करने लगे और वो अपने में एक कास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से कास्ट का भी मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इस पीरियड में। एज फॉर द सोसाइटी, तो सोसाइटी का आपको पता ही है, हमने इस बारे में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, दैट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स वी हैड 4 वर्णास, चतुर्वर्णा सिस्टम जिसको बोलते हैं। बट एक डिफरेंस है इस टाइम में, और वो डिफरेंस ये है कि इस टाइम में सोसाइटी ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो गई, ज़्यादा एक स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, एंड देयर वाज नो इंटरमैरिंग। यू कैन सी नॉट मैरी आउटसाइड देयर कास्ट, देयर वाज नो इंटरडाइनिंग। एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ इंटरडाइन नहीं कर सकता था, चाहे वो अपर कास्ट भी हो। तो वो सोशली तो इंटरैक्ट कर सकते हैं, बट व्हेन इट केम टू things like having food together or marrying in the other caste, that was totally prohibited। तो इस समय से जो कास्ट सिस्टम की एक्चुअली एक जो फर्म जो नींव है वो बुनियाद रख दी जाती है, एंड दैट इज समथिंग विच कंटिन्यूज इवन टुडे। आज भी आपको पता होगा 95% ऑफ द मैरिजेस इन इंडिया दे आर intra-caste marriages, they are not inter-caste marriages। 95% are still arranged marriages, that is between their own castes and clans। So जो चेंजेस यहाँ पे शुरुआत हो रहे हैं उसका रैमिफिकेशन बेरिंग आज भी सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम, यू सी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज आज भी है कि नहीं है? आप बताइए मुझे। कम हुआ है ज़रूर, बट दैट discrimination is still there is no doubt about it, and that is why we have constitutional and legal affirmative measures for SCs and STs। so 4 तो ये ग्रुप्स हैं ही, बट एक और जो ग्रुप है इसका नंबर भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया समय के साथ, as the Indo-Aryans moved from west to east, because there were a lot of aboriginal people, indigenous people who were taken into the system, absorbed into the system, not in the caste system because they had no caste, they were untouchables, but nonetheless they used to interact with the rest of the society। for example, the Dalits or the untouchables, they used to deal with dead bodies, they were sweepers and all, and they were dealing with the non-vegetarian commodities, selling of fish, meat, etc। so you see there was this particular section, with time it became one of the most discriminated sections of the Indian society। in fact जो
चाइनीज पिलग्रिम्स श्वानसांग एंड फाइयान, उन्होंने भी इनकी जो बुरी दशा की बात की है, किस तरीके से इनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. इवन द शूद्रास दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द फिफ्थ कैटेगरी विच इज बियॉन्ड द पेल ऑफ द कास्ट सिस्टम. तो चार तो ये चतुर्वर्ण सिस्टम है कास्ट सिस्टम में, दिस इज बियॉन्ड द pale of the caste system. And likewise the position of women also began to deteriorate because ऋग्वेदिक पीरियड में women की अच्छी खासी पोजीशन थी. हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से भले ही वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, द मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, बट women had almost equal rights. But during this time the position of women, it became subservient to the male members and it became deteriorated and they were mostly confined within their household. धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो पोजीशन है women की further नीचे जाती रहती है and the society becomes very very patriarchal. तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही. आई विल सी यू टुमारो विद द रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई विल सी यू टुमारो. कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर डाउट. Thank you so much. See you tomorrow.